जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एस.एन.टी क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आइए, किसी सज्जन के कहा अनुसार आज हम उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। किसी सज्जन ने आदेश दिया, कमेंट किया कि उन्हें यूके बोर्ड का क्वेश्चन चाहिए। जहाँ तक हमें पता है अकाउंटिंग का सारे सिलेबस सेम टू सेम है। सिलेबस में यूपी बोर्ड हो चाहे यूके बोर्ड हो, सब में सिलेबस सेम चलता है। हाँ, हम वादा नहीं कर सकते 100% आपको सॉल्व ही करा देंगे, लेकिन कोशिश ये ज़रूर करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो। जहाँ तक हमें पता है कि यूके बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में जो भी पेपर आते हैं 80 नंबर के आते हैं और 3 खंडों में बटे होते हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग, जिसमें से आपका खंड क अनिवार्य होता है और खंड ख और ग से में से कोई एक खंड करना होता है, जहाँ तक हमें पता है। आइए, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद भी आएगा। समय कम है। अकाउंटिंग का आपका यूपी बोर्ड में 11 को पेपर है और उत्तराखंड बोर्ड में जहाँ तक हमें पता है कि 12 की 13 से इसी मंथ में पेपर है, इसलिए समय कम है। पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे टाइप के क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए कुछ तो रिवाइज होगा। आइए चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से, लेते हैं खंड को। खंड को जिसमें ये भी होता है कि शायद खंड को में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है, पहला होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है खंड ख में, वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, बाकी आइए खंड क से चालू करते हैं। खंड क में पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, देखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि नए साझेदार के द्वारा, नए साझेदार के द्वारा ख्यात की राशि नकद लाने को कहते हैं। ख्यात की राशि नकद लाने को कहते हैं। ये आपका यूपी बोर्ड में भी बनता है, CBSE का उसमें भी है, क्वेश्चन सेम है। आंसर देखिए क्या कर रहा है। आंसर को कर रहा है संपत्ति, संपत्ति। ख कर रहा है लाभ, ग कर रहा है अधिमूल्य, अधिमूल्य, और घ कर रहा है, क्या कर रहा है, दायित्व। अधिमूल्य को हम प्रीमियम कहते हैं इंग्लिश वर्ड से में, और गुडविल को भी हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए नए साझेदार के द्वारा ख्याति नकद लाने के हम क्या कहते हैं, अधिमूल्य कहेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। एक क्वेश्चन क्लियर। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। सुरेश एवं रमेश एक फर्म के साझेदार हैं। सुरेश एवं रमेश एक फर्म के साझेदार हैं, एक फर्म के साझेदार हैं जो 3 संबंधे 1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। जो
तीन संबंधी एक के अनुपात में लाभ पहला क्वेश्चन दो विकल्पी है, पहले के अंदर का सारे चलिए क्या करें। तीन संबंधी एक अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 1 जुलाई 2017 को उनकी स्थिर पूंजी 1 जुलाई 2017 को उनकी स्थिर पूंजी क्रमशः 20,000 में कहा गया क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपये थी। क्रमशः 20,000 तथा 10,000 रुपये थी। कह रहा है उसी तिथि को महेश ने 1/4 लाभ के लिए उसी तिथि को महेश ने 1/4 हाँ जी आइए। करा 1/4 लाभ के लिए 1/4 लाभ के लिए 10,000 रुपये पूंजी 10,000 रुपये पूंजी तथा 3,000 रुपये ख्याति को देकर तथा 3,000 रुपये ख्याति के रूप में देकर साझेदारी में प्रवेश किया। साझेदारी में प्रवेश किया ठीक ना, प्रवेश किया। उसने 1/6 हिस्सा सुरेश से 1/6 हिस्सा सुरेश से और 1/12 हिस्सा तथा 1/12 हिस्सा रमेश से प्राप्त किया। कह रहा है सुरेश और रमेश का ख्याति में हिस्सा होगा, तो सुरेश और रमेश का ख्याति में हिस्सा होगा। देखिए ऑप्शन कौ कह रहा है, क्या कह रहा है, सुरेश 3,000 रुपये, रमेश 2,000 रुपये। सुरेश 3,000 रुपये, रमेश 2,000 रुपये। ख कह रहा है सुरेश 5,000 रुपये, रमेश 3,000 रुपये। सुरेश 5,000 रुपये,
रमेश 3,000 रुपये। और वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है सुरेश 1,000 रुपये, सुरेश 1,000 रुपये, रमेश 2,000 रुपये। घ कह रहा है सुरेश 3,000 रुपये, सुरेश 3,000 रुपये, नहीं 2,000, सुरेश 2,000 रुपये, रमेश 1,000 रुपये। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है। हमें पता है जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और गुडविल की राशि हर दशा में सेक्रीफाइसिंग में ही बांटना है अगर नकद लेके आया है तो। आइए चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए जी, किसका है, सुरेश का। सुरेश प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1 अर्थात 3/4। सुरेश अपने हिस्से से कितना दे रहा है, सुरेश गिवन द प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो कितना दे रहा है अपने हिस्से से, 1/6, 1/6 हो गया। तो सुरेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। सुरेश न्यू प्रॉफिट रेशियो 3/4 उसका था, उसमें से 1/6 दे दिया तो घटा देंगे, जो आएगा वही उसका न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा। 3/4 में से यहाँ लिखते हैं, 3/4 में से 1/6 घटाएंगे, एलसीएम मेरा 12 होगा, 4 के 12, 3 और 2 आएगा 9 - 2, 9 - 2 कितना आएगा, 7/12, 7/12। वैसे रमेश का निकालिए। रमेश प्रॉफिट रेशियो कितना है, 1/4। यहाँ देखिए, इसको जोड़ देंगे, 3 1 को जोड़ देंगे 1/4 से। रमेश कितना दे रहा है, रमेश गिवन द प्रॉफिट रेशियो, वो कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 1/12, 1/12, 1/12 दे रहे हैं। किसको, महेश को। तो इनका निकालिए। रमेश न्यू प्रॉफिट रेशियो, रमेश न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो कितना, इनका पुराना कितना है, 1/4 और माइनस 1/12, एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, 4 के 12 और 12 एकम 12, आपका 3 - 1 कितना आ गया, 2/12 आ गया। और महेश का, महेश प्रॉफिट रेशियो, महेश प्रॉफिट रेशियो कितना है, 1/6, 1/6 और प्लस क्या करते हैं, 1/12, एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा,
12, तो 2 + 1 आ जाएगा मेरा 3/12, अर्थात मेरा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 7:3, 7 संबंधित 2 संबंधित 3। अरे 3/12 को काटेंगे 3 × 1/4 हिस्सा बन गया उसका, बन गया। ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तब तो जाके गुडविल को बांटेंगे, पता करेंगे कितना होगा उसका हिस्सा बनता है। तो चलिए बांटते हैं इसको देख ले थोड़ा। अब सैक्रिफाइसिंग निकालें, ऐसा सैक्रिफाइसिंग इधर निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग इधर निकाल सकते हैं, इधर निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग SR रेशियो, SR सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, होता है ना। तो चलिए निकालते हैं, किसका रमेश का निकलेगा ना। SR बराबर क्या आता है ओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, OPR माइनस NPR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किसका निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सुरेश का, सुरेश का निकाल देते हैं। सुरेश का ओल्ड कितना है मेरा 3/4 है, कितना है 3/4 है। इसमें से नया कितना घटा देंगे 7/12, कितना 7/12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो 4×12, 4×12, 9 - 7 आएगा मेरा, 9 में से 7 गया 2/12 आ गया। और रमेश का निकाल दें, रमेश का निकालेगा। रमेश का पुराना कितना है 1/4 है और नया कितना है 2/12 है, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 4×12, 4×12, तो 3 - 2 आएगा मेरा 1/12 था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कितना आया 2/1 आया। अब गुडविल को हम इसी में बांटे थे, गुडविल की राशि कितनी थी 3000 रुपये, कितनी थी 3000 रुपये, गुडविल की राशि 3000 रुपये थी ना। अब इसी को बांटते हैं, मेरा आंसर आ गया। बिना न्यू प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं आएगा, फिर इसको साफ करके रखें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलिए गुडविल मेरा कितना है, गुडविल मेरा है 3000 रुपये है ना। तो सुरेश यश को 3000 × 2 × 3, 2/3, 3 से 3 कटेगा 1000 आएगा 2000 रुपये। और रमेश का 3000 × 1/3 कटेगा 1000 रुपये, कितना आएगा 1000। अब देखिए सुरेश का 2000 और रमेश का 1000 रुपये दिख रहा है, ये सुरेश है और ये रमेश है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन आप क्यों दिया था, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए आया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले का 3, नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले का कह रहा है गोविंद हरि और प्रताप साझेदार हैं। गोविंद हरि प्रताप और
प्रताप साझेदार हैं। क्या है? साझेदार हैं। गोविंद के सेवानिवृत्त पर गोविंद के सेवानिवृत्त पर चिट्ठे में ख्याति को 24,000 पहले ही दर्शाया गया है। चिट्ठे में ख्याति को पहले ही दर्शाया गया है। पहले ही दर्शाया गया है। ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। अपलिखित किया जाएगा। वो पढ़ा है। सभी साझेदारों के पूंजी खाते को पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके ख कर रहा है। शेष साझेदारों के पूंजी खाते को साझेदारों के पूंजी खाते को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके वो है सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को पूंजी खाते को उनके नए लाभ विभाजन खाते को उनके भाग की ख्याति में उनके भाग की ख्याति में डेबिट करके वह है इनमें से कोई नहीं हमें पता है जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो तो हम उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर को बांटते हैं
उसको अपलिखित करते हैं तो एंट्री बनती है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या टू प्रीमियम अकाउंट बीइंग, क्या कहते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग ट्रांसफर्ड टू गुडविल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ये ऑप्शन नंबर को, जो ऑप्शन नंबर को है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते को उसके पुराने लाभ हानि वाले अनुपात में डेबिट करके आया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। कथन और कारक दिया हुआ है। कथन को दे रहा है पुनर्मूल्यांकन खाते पर लाभ और हानि, पुनर्मूल्यांकन खाते पर लाभ और हानि, लाभ और हानि आने वाले साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं की जाती है। आने वाले साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं की जाती है, कथन हो गया। कारण देखिए, कारण ख कर रहा है किसी साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि पूर्व प्रवेश से संबंधित है। पूर्व प्रवेश से संबंधित है, इसलिए पुराने भागीदार से संबंधित है। पुराने भागीदार से संबंधित है। अब देखिए क्या कह रहा है। क और ख दोनों सत्य हैं। क और ख दोनों सत्य हैं। ख क का स्पष्टीकरण है। ख
क का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कह रहा है क और ख दोनों सत्य हैं। ख क का स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है क सत्य है, ख असत्य है। क सत्य है और ख असत्य है। डी कह रहा है, क्या कह रहा है जी, देखिए जी, क असत्य है, ख सत्य है। क असत्य है और ख सत्य है। देखिएगा कारण कथन। हमें पता है कि पुनर्मूल्यांकन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वह हमेशा पुराने साझेदारों को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। ये तो हमें क्लियर है। नए साझेदार को नहीं बांटा जाएगा। क्या करें, पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि खाते लाभ और हानि आने वाले साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। अर्थात ये तो भाई सब तो हो गया। इस हिसाब से पहला ऑप्शन जो बताए। दूसरा कह रहा है कि किसी साझेदार के प्रवेश के पुनर्मूल्यांकन तो लाभ हानि पूर्व प्रवेश से संबंधित है, इसलिए पुराने भागीदार समूह जब नया पार्टनर आएगा तो जब आएगा उस तिथि से तो फर्म का साझेदार होगा। लंबे समय से जो भागीदार उसके आने से पहले जो साझेदार काम कर रहे हैं, तो पुराना संचय हो, रिवैल्यूएशन का लाभ हानि हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, जो भी हो, उस पर हिस्सा सबसे पहले किसका बनता है, पुराने साझेदार जो पहले से काम कर रहा है, जो पहले अस्थाई है वह पाने का अधिकारी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण ख दोनों सही हैं और ख का स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि हाँ यही कारण है कि पूर्व से संबंधित है, तो इसलिए पुराने साझेदारों का भागीदारी बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को अंशहरण खाते के शेष को
किसमें हस्तांतरित कर दिया जाता है? किसमें 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 हस्तांतरित हस्तांतरित कर दिया जाता है? कर दिया जाता है। कौन दिया है? लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता खो दिया है। क्या दिया जी? खो। पूंजी संचय खाता, पूंजी संचय खाता गो दिया है। सामान्य संचय खाता, सामान्य संचय खाता और घ दिया है। इनमें से कोई नहीं। हमें पता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को हम हर दशा में कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ख जो दिया हुआ है पूंजी संचय खाता इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है बैंक से लिए गए ऋण के लिए बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? किस खाते को डेबिट किया जाएगा? किस खाते को डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन को दे रहा है बैंक खाता खो दे रहा है बैंक ऋण खाता गो दे रहा है ऋण पत्र खाता और घ दे रहा है ऋण पत्र उच्चंती खाता। जब सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं तो उस दशा में दो एंट्री बनती है, ठीक ना। जब ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित लेखा पुस्तकों में किया जाए, न करने पर बस एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरी एंट्री अगर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है और उसका भी लेखा पुस्तकों में करना है, बैलेंस शीट में उसको शो करना है, तो उस दशा में पहली एंट्री बनती है क्या? पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बनती है। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन लेने की एंट्री है।
जब ऋणपत्र निर्गमन करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? तब एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नहीं क्या कहते हैं, सॉरी, डिवेंचर सरप्लस, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसी की हिंदी होती उचंती, इसी की हिंदी होती उचंती। तो डेबिट कौन हुआ? ऋणपत्र निर्गमन करने की दशा पूछ रहा है, तो ऋणपत्र उचंती खाता डेबिट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा ऋणपत्र उचंती खाता। अब आइए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में फिर कारक का कथन है। कथन देखिए, कथन को कह रहा है साझेदार लाभ को लाभांश अनुपात में वितरित करते हैं। साझेदार लाभ को लाभ हानि अनुपात में वितरित करते हैं। लाभ हानि अनुपात में वितरित करते हैं, पूंजी अनुपात में नहीं, पूंजी अनुपात में नहीं। कारण आइए, कारण ख क्या कह रहा है? यदि विनियोग की धनराशि उपलब्ध लाभ की, यदि विनियोग की धनराशि उपलब्ध लाभ की, धनराशि से अधिक है, लाभ की धनराशि से अधिक है, तो लाभ को विनियोग अनुपात में, लाभ को विनियोग अनुपात में वितरित किया जाएगा। ए आइए, इसका ऑप्शन कर रहा है क और ख दोनों सत्य हैं, क और ख दोनों सत्य हैं। ख का स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है क और ख दोनों सत्य हैं। क का
स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है, क्या कह रहा है? को सत्य है, ख असत्य है। को सत्य है और ख असत्य है। भी कह रहा है को असत्य है और ख सत्य है। सत्य है। देखिए जी, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि साझेदार लाभ को लाभ अनुपात में वितरित करते हैं, पूंजी अनुपात में नहीं। ये तो सत्य है। क्यों? क्योंकि लाभ का विभाजन लाभ अनुपात में ही, कि सामान्य लाभ अनुपात में ही किया जाता है, ना कि पूंजी अनुपात। पहले कथन तो सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है यदि विनियोग की धनराशि उपलब्ध लाभ से धनराशि से अधिक है तो लाभ को विनियोग अनुपात में वितरित किया जाएगा। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? कि साझेदारी में लाभ विभाजन या लाभ के वितरण का जो आधार होता है लाभ अनुपात होता है, लाभ हानि अनुपात होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट रेशियो, निवेश अनुपात में नहीं होता। तो इसलिए कि पहला वाला क्या हो गया, ख क्या हो गया, गलत हो गया, और क क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर सी, क सत्य है और ख असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। आया समझ में? अब चलते हैं एक क्वेश्चन और है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में पहला का एक क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कंपनी किसके द्वारा निर्मित की जाती है? कंपनी किसके द्वारा निर्मित की जाती है? कौन दे रहा है? पूर्वाधिकार अंशधारक, पूर्वाधिकार अंशधारक कौन कर रहा है? प्रमोटर वो कर रहा है कानून वह कर रहा है ऋण पत्र कंपनी का निर्माण कंपनी के प्रवर्तक या संचालक के द्वारा, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं, के द्वारा किया जाता है, ना कि पूर्वाधिकार अंशधारी के द्वारा, कानून के द्वारा। ऋण पत्रधारी तो बात की बात है, उनको एकदम नहीं होना। इसलिए ऑप्शन नंबर ख जो है आंसर सही होगा। प्रमोटर जिसको प्रवर्तक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवर्तक या संचालक। ठीक है, आ गया ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुविकल्पी क्वेश्चन हो चुका है। अब आइए अति लघुत्तरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अति लघुत्तरी क्वेश्चन
देख लीजिए इसको। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। अति लघु उत्तरी प्रश्न। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य संचय हस्तांतरित करने की योजनांचा प्रवृत्ति लीजिए। सामान्य संचय हस्तांतरित करने की योजनांचा प्रविष्टि। योजनांचा प्रविष्टि लिखिए। अगर हम साधारण संलेख में चलें तो एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक ना, या पार्टनर करेंट अकाउंट, यह एंट्री बनेगी, लिख लीजिए। या बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र करना है स्टेटमेंट से तो मेरी एंट्री बनेगी क्या, उस समय मेरी एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हाँ चल ज़्यादा इसी को लिखते हैं, पार्टनर वाले पूछ रहा है तो चल लिखते हैं एंट्री बनेगी क्या आंसर रूप में, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करेंट अकाउंट being ट्रांसफर में। किसके संबंध में पूछा है, नहीं समझ में आया तो सीधे सीधे हम लिख दिए किसके बारे में, पार्टनर कैपिटल। जब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हो तो उसे हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री लिख दिए। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अग्रिम मांग अंश पूंजी का भाग है। अग्रिम मांग अंश पूंजी का भाग है, कह रहा है सत्य है या असत्य। हमें पता है कि अग्रिम पूंजीकालीन एडवांस कैपिटल का भाग नहीं होता, इसलिए यह सत्य है, यहाँ पर है इसलिए असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन देखें। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेबी के अनुसार
के अनुसार श्वेत समता अंशों को श्वेत समता अंशों को निर्गमन की तिथि से वर्षों के अंदर बेचा नहीं जा सकता। बेचा नहीं जा सकता। 3 वर्ष 5 वर्ष। सेबी का निर्देश है कि श्वेत समता अंश जो संचालक मंडल को ही पहले इशू किए जाते हैं, श्वेत समता अंश कहलाते हैं, उन्हें निर्गमन की तिथि से 3 वर्ष के अंदर किसी भी दशा में कोई भी बेच नहीं सकता है। यह सेबी का निर्देश है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो दिया 3 वर्ष ये सही होगा। 5वां कह रहा है कोई भी कंपनी ऐसा ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती। 5वां, कोई भी कंपनी ऐसा ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती। ऐसा ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती जिसे वोट देने का अधिकार हो। जिसे वोट देने का अधिकार हो। जिसे वोट देने का अधिकार हो। कह रहा है सत्य है या असत्य है। हमें पता है कि ऋण पत्रधारियों को सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता, ठीक ना। तो इस तरह से कोई भी कंपनी ऐसे ऋण पत्र का निर्गमन नहीं करेगी जिससे जो किसी भी अंशधारियों को सामान्य सभा में बहुमत देने का अधिकार को करता हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका कथन है ये कथन सत्य है, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखें। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदर्श साझेदारी के 2 मुख्य तत्व का वर्णन कीजिए। कह रहा है आदर्श साझेदारी के 2 प्रमुख तत्व का वर्णन कीजिए। तो साझेदारी के आदर्श तत्व जो हैं या विशेषताएं हैं उन्हीं में से 2 को लिख लेते हैं आंसर के रूप में। आदर्श साझेदारी के तत्व में अगर हम पहला लिख लें, पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। 2 या 2 से
अधिक व्यक्ति का होना। किसी साझेदारी फर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। अकेले व्यक्ति कोई है तो वह एकल स्वामित्व हो जाएगा। साझेदारी किसी भी दशा में होगा। साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम संख्या आपका क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं 20 या 50 तक हो सकता है। और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 की संख्या हो सकती है। ये आपका क्या कहते हैं, साझेदारी की पहली विशेषता हो गई। दूसरा है ठहराव या अनुबंध का होना। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब व्यवसाय करने के लिए तैयार होंगे तो उनके बीच में अनुबंध जरूर होगा, ठहराव जरूर होगा कि वह साझेदारी के लिए सहमत हैं। ठीक ना, ये चीज़ें हैं आदर्श साझेदारी की 2 विशेषताएं हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, इसको देख लें। कह रहा है आप आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आप आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे यदि एक स्थिर राशि प्रत्येक तिमाही के पहले तिथि आहरित की जाती है। पहली तिथि को आहरित की जाती है। जब पहली तिथि को आहरण पर ब्याज निकाला जाए तो एक निश्चित राशि हर साल ब्याज निकाला जाए, हर महीने निकाला जाए, और वो पहली तारीख को निकाला जाए तो उस समय जो ब्याज लगेगा केवल 6.5 महीने का लगेगा। तो अमाउंट क्या होगा, टोटल फार्मूला कैसे निकलेगा, देखिए लिखते हैं यहाँ से लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल ड्राइंग ठीक ना, इंटू रेट इंटू 6.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ये फार्मूला है। ठीक ना, जब आहरण कब पहली तिथि को लगाया जाए, तो मेरा यह फार्मूला है, इसको देख लें। एक पहली तिथि का हो गया। ठीक, जब मान लीजिए 3 ऑप्शन, एक तो पूछ दिया लिए 2 और समझ लें। जब आहरण मध्य तिथि में किया जाए, प्रति माह के मध्य तिथि में किया जाए, उस दशा में आहरण पर ब्याज 6 महीने का लगेगा, 6/12 कर देंगे। ठीक,
जब कहे कि आहरण अंतिम तिथि पर लगे, आहरण अंतिम तिथि माह की अंतिम तिथि पर लगे, तो उस दशा में आहरण पर ब्याज 5.5 माह का 5.5 महीने का लगेगा। 12 तो एक साल में 12 महीना होता है ना, इसलिए नीचे 12 100 रेट है, रेट से 100 परसेंटेज को 100 से दिखाते हैं ना, तो हो गया। पहली तिथि को 6.5 महीने पर ब्याज लगेगा, मध्य तिथि में 6 महीने का ब्याज लगेगा, अंतिम तिथि में कितने महीने का 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। ये फार्मूला आपको याद आएगा। पूछा क्या था मेरा, पहली तिथि तो इसलिए 6.5 महीना। ये चीज़ें हम आपको बता दी ताकि तीनों में से कुछ पूछ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी जो दिया वैसे पूछे। आगे समझ में। ये कुछ क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन अभी खंड क का ही चल रहा था। कोशिश करेंगे अगला वीडियो आपके सामने कल हर हाल में लाके रख दें। कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ना भी ला पाएँ तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।